जय हिंद साथियों। आज शुरुआत करते हैं हम दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का एनालिसिस करना। आज तारीख है 6 नवंबर 2022 और आज का दिन है रविवार। तो हम विस्तृत विश्लेषण करने से पूर्व एक बार देख लेते कि आज हम किन खबरों को देखने वाले हैं। तो हमारी सबसे पहली खबर रहेगी GS2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध से और GS3 कंजर्वेशन, एनवायरमेंट और इकोलॉजी से संबंधित। इसमें हम देखने का प्रयास करेंगे कॉप क्या होता है, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या होती है। यहीं पर हम पेरिस एग्रीमेंट को समझेंगे। उसके अलावा पेरिस एग्रीमेंट से संबंधित जो अन्य बातें उनको समझने का प्रयास करेंगे हम, और मिस्र का मैप का एनालिसिस भी करेंगे यहाँ पर। और जहाँ पर जो COP27 की बैठक आयोजित होने वाली है उस लोकेशन को भी देखेंगे हम। फिर हमारी अगली खबर रहेगी GS1 यानी नेचुरल रिसोर्सेज से, GS2 राज्य व्यवस्था से संबंधित और GS3 इन्वायरमेंटल इकोलॉजी से, जिसमें हम इंडिया वाटर वीक को देखने का प्रयास करेंगे और इसके जो पूरा सार है उसको समझने का प्रयास करेंगे। और यहीं पर जो उपराष्ट्रपति ने जो संबोधन में अपने कहा था तो उसको भी देखेंगे कि उन्होंने अपने संबोधन में क्या कहा है पानी को लेकर और प्राकृतिक संसाधनों को लेकर, तो इसको भी देखने का प्रयास करेंगे हम। फिर अभिव्यक्ति में आप स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, जिसका टॉपिक है भारत के विकसित देश बनने की बाधाएं, तो GS3 इंडियन इकोनॉमी से जोड़कर देख सकते हैं। उसके अलावा एक और रहेगा क्षुद्र ग्रहों का गहराता रहस्य, तो इसे हम सोलर सिस्टम और यूनिवर्स या ब्रह्मांड से जोड़कर देख सकते हैं। तो इसे आप स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये चर्चा में भी है। क्योंकि अभी हाल ही में हमें पता है कि कुछ दिनों पहले जो नासा ने अपना डार्ट मिशन भेजा था एस्ट्रॉइड की जो दिशा है उसको चेंज करने के लिए, तो अभी हाल ही में जो क्षुद्र है वो चर्चा में भी बने हुए, तो इस तरह से हमें देखना भी है इनको। फिर हमारी अगली खबर रहेगी GS2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध अफेक्टिंग इंडिया इंटरेस्ट और GS3 इकोनॉमी से, जिसमें हम देखने का प्रयास करेंगे कि मुक्त व्यापार समझौता या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, इसकी क्या महत्वपूर्ण बातें होती है उसको देखेंगे, इसके क्या फायदा होता है इसको देखने का प्रयास करेंगे। फिर यहीं पर हम ऑस्ट्रेलिया के मैप का एनालिसिस करेंगे। फिर हमारी अगली खबर रहेगी जिसमें हम पाकिस्तान का मैप का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि चर्चा में क्यों बना हुआ है। यहीं पर हम 1971 का जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में उसका एक ओवरव्यू लेते चलेंगे। उसके बाद देख लेंगे कि पाकिस्तान और क्यों चर्चा में बने हुए कारण है, तो उसको देख लेंगे हम। फिर हमारी अगली खबर रहेगी जिसमें हम देखने का प्रयास करेंगे कि जो कुवैत और इराक के बीच में युद्ध हुआ था तो उसको देखेंगे। यहीं पर जो ऑपरेशन डेजर्ट है उसको समझने का प्रयास करेंगे। फिर देखेंगे कि इसका क्या असर हुआ था भारत पर। तो फिर हम मैप में देखने का प्रयास करेंगे कुवैत और इराक की लोकेशन को और देखने का प्रयास करेंगे कि इनकी लोकेशन इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। फिर उसके बाद हम देखेंगे इन दोनों की लोकेशन को कि जो इराक और कुवैत के बीच में युद्ध हुआ था, फिर देखेंगे जो युद्ध हुआ खाड़ी युद्ध, तो इसके क्या परिणाम हुए उसको देखने का प्रयास करेंगे हम। इसमें किन देशों ने भाग लिया उसको देखेंगे, इसका स्थान क्या था, इसकी स्थिति क्या थी। फिर उसको देखने के बाद हम देखेंगे कि भारत में इसका क्या परिवर्तन होता है, तो उसको देखने का प्रयास करेंगे हम। यानी जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई थी 1991, फिर उसका क्या प्रभाव पड़ता है भारत पर उसको देखेंगे हम। फिर हम देखने का प्रयास करेंगे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के मैप का एनालिसिस करेंगे। फिर पाकिस्तान का जो फिजिकल मैप है उसको एक इमेज में देखेंगे। फिर उसको इमेज में देखने के बाद वहाँ जगह को लोकेट करने का प्रयास करेंगे हम। फिर उसी को वापस रिकॉल करेंगे जो जगह हमने लोकेट की भी। फिर हम 1971 का जो युद्ध हुआ था उसका एक ओवरव्यू ले लेंगे। फिर ये इमेज से आप कुछ परिचित होंगे इन इमेजेस से, फिर समझने का प्रयास करेंगे कुछ फाइलों से इसी युद्ध को। फिर इसका परिणाम क्या होता है उसको देख लेंगे हम। फिर हम समझेंगे कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है उसको देखने का प्रयास करेंगे। फिर दो कंट्रियों के बीच में किस तरह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कार्य करता है उसको देखेंगे। फिर इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं FATA के उसको देखेंगे। फिर हम ऑस्ट्रेलिया का मैप का एनालिसिस करेंगे। फिर ऑस्ट्रेलिया का जो मैप है उसको और विस्तृत रूप से जानेंगे। फिर अंत में हम इसका जो एक फिजिकल मैप देखेंगे, उसमें इसी सब चीज़ों को लोकेट करने का प्रयास करेंगे जो हम आगे का जो मैप है उसको एनालिसिस करने के बाद। फिर हम देखने का प्रयास करेंगे इंडिया वाटर वीक को देखेंगे। फिर इसकी जो थीम है जो टॉपिक है वो क्या रखे गए तो इसको देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम नमामि गंगे योजना है उसको देखेंगे कि वो क्या थी। फिर जल जीवन मिशन के बारे में देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम जो अटल भूजल योजना है उसको देखेंगे, उसके की फीचर्स को समझेंगे। उसके बाद समझेंगे अमृत सरोवर योजना है उसको देखेंगे हम। फिर उसके बाद हम क्लाइमेट चेंज को समझने का प्रयास करेंगे, जलवायु परिवर्तन को। फिर उसके बाद COP27 की जो बैठक आयोजित होने वाली शर्म अल शेख में, तो उस लोकेशन को भी देख लेंगे हम। फिर हम नील नदी के बारे में एक थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है वो क्या होता है उसको समझेंगे, उसके कार्य क्या होते हैं। और COP27 और COP26 की बैठक कहाँ हुई थी उसको देख लेंगे हम। फिर हम जो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज है जो उसकी साइट है उस पर आपको मैं कुछ और बातें भी बताऊंगा यहीं पर। फिर हम उसी के बाद देखने का प्रयास करेंगे जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है, जो
एक अच्छा इन्वायरमेंट क्या होता है उसको समझेंगे, यानी जो प्रदूषण मुक्त वातावरण है वो कैसा होता है उसको देखेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि पेरिस समझौता क्या था उसको देखेंगे। फिर एक जो ग्रीन टेक्नोलॉजी उसको समझेंगे। फिर कुछ इमेजेस के थ्रू उन्हीं को समझने का प्रयास करेंगे हम। फिर देखेंगे कि किस तरह से हम जो रिन्यूएबल एनर्जी के जो संसाधन है, जो टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल करके किस तरह से हमारे वातावरण को बेहतर बना सकते हैं उसको देखेंगे। फिर पेरिस एग्रीमेंट के जो की एलिमेंट्स थे उनको देखने का प्रयास करेंगे कि उसके महत्वपूर्ण जो बिंदु थे वो क्या थे, उसी को देखने का प्रयास करेंगे हम। फिर उसी के बाद एक इमेज के थ्रू समझेंगे हम। फिर अंत में हम जो मिस्र का जो मैप है उसको एनालिसिस कर लेंगे। और अंत में जाते जाते जिन लोकेशन के या जिन कंट्रीज की हम बात करेंगे उनको गूगल मैप में लोकेट करते चलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारी पहली खबर से। मानव अस्तित्व बचाने के लिए पर्यावरण सम्मेलन आज से। तो जैसा कि हमें पता है कि संयुक्त राष्ट्र के बैनर के तले आयोजित होने वाला अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन यानी COP27 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 6 से 18 नवंबर के बीच मिस्र के शर्म अल शेख में होगा। सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। सम्मेलन में 198 देशों और प्रमुख संगठनों के प्रतिनिधित्व हिस्सा लेंगे। अब इस सम्मेलन में क्या खास बातें रहेगी, तो इसमें हानिकारक गैसों का जो इमिशन है उसे शून्य करने के तरीके पर विचार होगा। पेरिस समझौते के तहत लिए गए निर्णयों के जो क्रियान्वयन है उनकी समीक्षा की जाएगी। भारत इस सम्मेलन में विकासशील देशों की मदद बढ़ाए जाने की मांग भी करेगा और बताएगा कि विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में जो गैसों का जो कार्बन का उत्सर्जन है वो कम हुआ है, इसलिए इनको जो फाइनेंस है या जो वित्त है वो मुहैया कराया जाए जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से। उसके बाद पर्यावरण मंत्रालय ने कहा है कि भारत पर्यावरण सुधार के लिए आर्थिक मदद दिए जाने की व्यवस्था में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी और स्पष्टता की अपेक्षा भी करेगा। और भारत मांग करेगा कि पर्यावरण सुधार के लिए दी जाने वाली धनराशि को अनुदान या ऋण या छूट के साथ वापस की जाने वाली धनराशि में से क्या माना जा रहा है। फिर कोपेनहेगन में 2015 में हुए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 में 100 अरब डॉलर की फंड बनाने पर निर्णय हुआ था। 2020 से यह धनराशि प्रतिवर्ष विकासशील देशों को दी जानी थी, लेकिन विकसित देश ऐसा करने में विफल रहे। भारत अन्य विकासशील देशों के समर्थन से इस मदद को दिए जाने की लगातार आवाज उठा रहा है, लेकिन अभी तक विकसित देशों ने इस पर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है, उसको भी देखेंगे। फिर उसके बाद प्राकृतिक आपदाओं के बीच हो रहा है सम्मेलन। तो जैसा कि ये सम्मेलन है तो इसमें जो मौसम परिवर्तन हो रहा है तो उस पर अभी चर्चा भी चल रही है, तो उसी में ये सम्मेलन आयोजित हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण बताए गए हैं कि बांग्लादेश में हाल ही में समुद्री तूफान से त्रस्त हो चुका था। पाकिस्तान में वर्षा के बाद आई भयंकर बाढ़ से वहाँ की जो हालात थी वो बदहाल है। उसके बाद यूरोप गर्मी से बेचैन है। अमेरिका में अप्रत्याशित रूप से तापमान बढ़ा है और जंगल में आग लगी है। चीन में कुछ नदियां सूख गई हैं और कुछ में भयंकर बाढ़ आई है। अफ्रीका सूखे का सामना कर रहा है। इस सब का कारण पृथ्वी और समुद्र के बढ़ रहे तापमान को माना जा रहा है और यह तापमान हानिकारक गैसों के उत्सर्जन से बढ़ रहा है। और हानिकारक गैसेस कौन है, जैसे ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं हम, यानी जिसके अंदर मीथेन हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, जलवाष्प हो गए, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई। जिनके सोर्सेस क्या है, तो इनके सोर्सेस क्या है, जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो गए, उसके अलावा घरेलू अपशिष्ट हो गए, सॉलिड वेस्ट हो गए, या जो भी हम अपशिष्ट जलाते हैं वो इनके सोर्सेस हो जाते हैं। तो आप अब इमेज में देखने का प्रयास कीजिए तो आप देख पा रहे होंगे कि जैसे अभी ये, अब आप भी देखिए कि जब क्लाइमेट चेंज होगा यानी जो ग्लोबल वार्मिंग होगी, यानी जो पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ेगा, तो बढ़ने की वजह क्या है, तो ग्रीन हाउस गैसेस है। अब ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं, तो वो जो सनलाइट आती है वो जैसे ही अपने वातावरण के अंदर इंटर करती है, लेकिन जब वो वापस जाने की बात आती है तो जब ग्रीन हाउस गैसेस रहती है उसको रिफ्लेक्ट करके वापस पृथ्वी के यानी जो धरातल उसकी तरफ रिफ्लेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सनलाइट है उसको वापस जाने का जो मौका है वो नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वो ट्रैप है, सनलाइट है वो ट्रैप होने लग जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ग्लोब है वो धीरे धीरे गर्म होने लग जाती है। तो आप देखिए कि जिस तरह से पृथ्वी का तापमान हो रहा है तो यहाँ पर जो पब्लिक है, जो लोग है, वो धीरे धीरे हाहाकार मचाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं, यानी स्थान ढूंढने का प्रयास करें जहाँ पर उन्हें अनुकूलन मिल सके। अब जो COP27 की जो बैठक आयोजित होने वाली है वो कहाँ पर आयोजित होने वाली है, तो उसको देखिए। तो ये शर्म एल शेख में आयोजित होने वाली है, तो इसकी लोकेशन को देखिए। तो ये मिस्र के किस क्षेत्र में अवस्थित है, तो सिनाई प्रायद्वीप है उस पर अवस्थित है। अब इसकी लोकेशन को देखते हो, जिसके दक्षिण में जो लाल सागर है वो अवस्थित है। यहाँ पर गल्फ ऑफ सेज और गल्फ ऑफ अडन है वो अवस्थित है। तो आप देखिए कि इसकी लोकेशन कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। ये सिनाई प्रायद्वीप हो गया है। यहाँ पर माफ कीजिए गलती हो गई है,
तो यहाँ पर गल्फ ऑफ सुएज तो सही है, लेकिन जो यहाँ पर गल्फ ऑफ एडन बता रखा है ये गल्फ, जबकि यहाँ पर जो अकाबा की खाड़ी है, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं जैसे ये गूगल मैप पे, तो ये शर्म अल शेख हो गया, ये सुएज की खाड़ी हो गई और ये अकाबा की खाड़ी हो गई है। तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स हुई है। तो इस तरह से आप इसकी लोकेशन देखिए, तो नील नदी के किस दिशा में हो गया, तो पूर्व की दिशा में हो गया। जो शर्म अल शेख है उसके उत्तर में क्या अवस्थित है, तो भूमध्य सागर अवस्थित है। उसके अलावा आप देखिए यहाँ पर जो स्वेज कैनाल है वो आपको दिखाई दे रही है, उसके उत्तर में पोर्ट सईद अवस्थित है, उसके दक्षिण में स्वेज अवस्थित है, और यहीं पर जो स्वेज कैनाल है वो अवस्थित है, और इसके बीच में जो ग्रेट बेटर लेक अवस्थित है। अब मिस्र की राजधानी क्या होगी, काहिरा, और इसी क्या किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो नील नदी के किनारे अवस्थित है। उसके अलावा आप यहाँ पर गिजा को देखिए, तो ये महत्वपूर्ण शहर है। इसके अलावा इसके महत्वपूर्ण पोर्ट को देखिए मिस्र के, तो अलेक्जेंड्रिया पोर्ट हो गया। उसके अलावा आप देखिए मर्शा पोर्ट हो गया, और वेस्टर्न डेजर्ट हो गया, ये लेक नासिर हो गया, और ये आसवान डैम हो गया। अब हम नील नदी के बारे में थोड़ा सा कुछ अच्छे से देखने का प्रयास करते हैं। तो आप देखिए नील नदी होगी, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये निकलती कहाँ से, तो जब ये व्हाइट नील नदी है तो ये इसकी दो हिस्से, एक व्हाइट नील नदी और एक ब्लू नील नदी। जो व्हाइट नील नदी होती है वो निकलती है लेक विक्टोरिया से। अब यहाँ पर पहले प्रीलिम्स में प्रश्न बन चुका है कि जो लेक विक्टोरिया उसकी जो सीमाएं किन देशों से लगती है, तो 3 देशों से लगती है, एक युगांडा से, केन्या से और तंजानिया से इसकी सीमा लगती है। और जैसे ही ये जो व्हाइट नील नदी आगे बढ़ती है तो इस पर लेक कोयगा अवस्थित है, फिर जैसे ही आगे बढ़ती है तो लेक अल्बर्ट अवस्थित है। अब जैसे जैसे ये युगांडा से होते हुए साउथ सूडान में इंटर करती है, तो यहाँ की जो राजधानी साउथ सूडान की वो क्या होगी, तो जुबा। अब जैसे साउथ सूडान से आगे बढ़ी तो ये चलती है सूडान में। अब सूडान की राजधानी हो जाती खार्तूम। अब हम खार्तूम पे रुकते हैं। अब हम चलते हैं वापस इथोपिया पे, तो इथोपिया पे चलिए, तो यहाँ पर आपको लेक टाना दिख रही होगी, लेक टाना से जो ब्लू नील निकलती है। अब जब इथोपिया से होती हुई ये सूडान में इंटर करती है, अब सूडान में इंटर करती है तो ये खार्तूम है। खार्तूम किसकी राजधानी होगी, तो सूडान। सूडान में व्हाइट नील और ब्लू नील नदी दोनों मिल जाती है। फिर इसके बाद ये आगे बढ़ती है। अब यहीं से इसको हम नील नदी कहते हैं, यानी जो ब्लू और जो व्हाइट है उन दोनों को मिलने के बाद इसका नाम हो जाता है नील नदी। अब ये आगे बढ़ती है और ये मिस्र में इंटर करती है, और मिस्र में जैसे इंटर करती है तो यहाँ पर जो लेक नासिर है वो अवस्थित है, और इसी पर जो आसवान डैम है उसका निर्माण किया गया है। अब जो डैम है अब उसका इस्तेमाल किस में किया जाएगा, तो जो डैम है उसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी के लिए किया जा सकता है, सिंचाई के लिए किया जा सकता है, पर्यटन के लिए किया जा सकता है, या बहुउद्देशीय परियोजना के लिए किया जा सकता है। अब जैसे ही आसवान डैम से आगे बढ़े तो ये लक्सर आ जाता है, और जैसे आगे बढ़ी तो इसकी राजधानी काहिरा आ जाती है, और ये अलेक्जेंड्रिया पोर्ट हो गया। अब यहाँ पर आप रेड सी को भी देख सकते हैं। तो इस तरह से जो हमें नील नदी है उसको देखना था। तो आप यहाँ पर देखिए कि इसकी सीमा कितने देशों से छूती हुई चल रही है। तो क्योंकि जो प्रीलिम्स है तो उसमें किसी भी तरह से आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं। अब हम देखते हैं जो COP27 की बात कर ली, तो अब देखते हैं कि COP ही क्या होता है, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या होती है। तो कन्वेंशन जो COP है उसका कन्वेंशन का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। कन्वेंशन के पक्षकार सभी राज्यों का COP में प्रतिनिधित्व किया जाता है, जिस पर वे कन्वेंशन के कार्यान्वयन और किसी भी अन्य कानूनी उपकरण की समीक्षा करते हैं जिसे COP अपनाता है, और संस्थागत और प्रशासनिक व्यवस्था सहित कन्वेंशन के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक निर्णय भी लेता है। कौन, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी जिसके हम COP की बात कर रहे हैं। अब मोर बैकग्राउंड ऑन द COP, यानी अब देखते हैं इसका बैकग्राउंड। तो COP के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य पार्टियों द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय संचार और जो इमिशन है उसकी सूची की समीक्षा करना है, और इस सूचना के आधार पर COP पार्टियों द्वारा किए गए उपायों के प्रभावों और कन्वेंशन के अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करने में हुई जो प्रोग्रेस है उसका आकलन भी करना है। जो COP हर साल मिलता है। COP की जो पहली बैठक है वो 1995 में बर्लिन जर्मनी में आयोजित हुई थी। अब जो COP27 की बात करें तो उससे पहले देख लीजिए कोई COP26 की बैठक कहाँ हुई, तो ग्लासगो में हुई थी, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्थर्न आयरलैंड। अब यहाँ पर कॉन्फ्रेंस बताई गई है, ग्लासगो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस अक्टूबर नवंबर में हुई थी, और ये एक साल बाद फिर वापस नवंबर में आयोजित हो रही है 2022 में। और कहाँ पर हो रही है, तो शर्म अल शेख में जो क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस है वो आयोजित हो रही है, COP27 जिसे हम बोल रहे हैं। तो ये कहाँ पर लोकेशन है, तो शर्म अल शेख इजिप्ट में आयोजित हो रही है। तो डायरेक्ट प्रीलिम्स में प्रश्न बन जाते हैं इसके। अब हमने जैसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को देखा, तो आप यहाँ पर जब साइट पे आएंगे इसकी यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज की साइट पे, तो आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। जैसे ये COP27 है तो COP27 के बारे में आपको मिल सकती है कि जैसे शर्म एल शेख क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस नवंबर 2022, यहाँ पर आएंगे तो आपको इससे संबंधित जो भी न्यूज़ है, जो भी खबर है वो आपको तुरंत मिलती जाएगी। जो भी यहाँ पर डिसीजन ये या निर्णय है या जो भी ले जाएंगे
उसके अलावा आप यहाँ पर टॉपिक्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पर जैसे एक्शन एंड क्लाइमेट चेंज, यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में मिलेगा, अडेप्शन एंड रेजिलियंस, उसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में मिलेगा, क्लाइमेट फाइनेंस के बारे में मिलेगा, क्लाइमेट टेक्नोलॉजी के बारे में, एजुकेशन यूथ के बारे में। उसके अलावा आप यहाँ पर जैसे मिटिगेशन के बारे में जान सकते हैं, द ओशन के बारे में जान सकते हैं। अब जैसे क्लाइमेट टेक्नोलॉजी पे आप जाएंगे तब यहाँ पर बताया कि व्हाट इज टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड ट्रांसफर। तो यहाँ पर बताया गया कि जैसे हम क्लाइमेट टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो क्लाइमेट टेक्नोलॉजी क्या हो गई, जो एक तरह से जो ग्रीन हाउस गैसेस है उनको रिड्यूस करे। दूसरा है कि इसके साथ में क्या है, तो जो रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित जो टेक्नोलॉजी है जिसमें हम विंड एनर्जी को ले सकते हैं, सोलर पावर को ले सकते हैं, हाइड्रो पावर को ले सकते हैं, तो इनसे संबंधित जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया जा सके और जो जो एडवर्स इफेक्ट हो रहे क्लाइमेट चेंज को उसको क्या कर सके, एडेप्ट कर सके या उनको कम कर सके। तो उसी टेक्नोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, तो क्लाइमेट टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो उसी से संबंधित जो बातें यहाँ पर दी हुई है, तो आप जैसे यहाँ पर साइट पे आएंगे तो आपको और भी नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। उसके अलावा आप यहाँ पर आकर और भी चीज़ों को देख सकते हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंट और डिसीजन पे आएंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि जो एनडीसी है, उसके अलावा अडेप्शन कम्युनिकेशन है, उसके अलावा आप यहाँ पर अबाउट में आकर यहाँ पर इसके बारे में जान सकते हैं, यहाँ पर यूएनएफसीसी के बारे में जान सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर पेरिस एग्रीमेंट के बारे में भी जान सकते हैं आप आकर। और जैसे ही आप साइट पे आप यहाँ पर प्रोसेस एंड मीटिंग में आएंगे तो आपको यहाँ पर कन्वेंशन दिखाई देगा, यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल दिखाई देगा, उसके अलावा पेरिस एग्रीमेंट दिखाई देगा। तो आप यहाँ पर जैसे ही पेरिस एग्रीमेंट पे आएंगे तो आपको दिखाई देगा कि द पेरिस एग्रीमेंट, व्हाट इज द पेरिस एग्रीमेंट। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर एक लीगल बाइंडिंग इंटरनेशनल यूएन ट्रीटी अंडर द यूएन। तो उसके अलावा आप जैसे आएंगे तो व्हाट डज द पेरिस एग्रीमेंट वर्क, तो क्या करेगा ये, तो इंक्रीज एम्बिशन क्लाइमेट एक्शन। तो यहीं पर आप एनडीसी को पढ़ेंगे, यानी जो नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन होता है, यानी हर देश जो ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करने के लिए अपनी क्या प्रतिबद्धता है या क्या अपने हिसाब से कर सकता है, तो उसी को एनडीसी बोलते हैं। उसके अलावा लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज क्या है, यानी रणनीति क्या है, तो जो ग्रीन हाउस गैसेस को करने के लिए, तो आप देखेंगे यहाँ पर आएंगे। उसके अलावा हाउ आर कंट्रीज सपोर्टिंग वन अनदर, एक दूसरे को किस तरह से सपोर्ट करी, तो यहाँ पर फाइनेंस की बात की जाएगी, टेक्नोलॉजी की बात की जाएगी, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की जाएगी। तो आप यहाँ पर आएंगे तो आपको दिखाई देगा कि पेरिस एग्रीमेंट के तहत जो फाइनेंस की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करें, तो अभी हमारे जो पर्यावरण मंत्री है वो भी वहाँ पर जो COP27 की बैठक है उसमें भी इन्हीं मुद्दों को उठाएंगे। फाइनेंस से संबंधित है, टेक्नोलॉजी से संबंधित है। यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से जो डेवलप्ड कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्रीज को जो क्लाइमेट चेंज है उसको मिटिगेट करने के लिए, उसके प्रभावों को कम करने के लिए जो फाइनेंस है, जो टेक्नोलॉजी है वो मुहैया कराए। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर आकर। उसके अलावा हाउ आर ट्रैकिंग प्रोग्रेस, यानी जो प्रोग्रेस हो रही है उसको किस तरह से नापा जाए, तो उसके लिए इन्होंने इनहेंस ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क बनाया हुआ है। तो आप इस तरह से आ सकते हैं। यहाँ पर क्या अचीव किया, तो आपको दिखाई देगा कि कुछ हमने अचीव भी किया। लो कार्बन सोल्यूशन है, जो कम कार्बन उत्सर्जन करने वाली टेक्नोलॉजी उनका हमने निर्माण किया है। न्यू मार्केट बनाया गया है, जो कार्बन मार्केट हम कहते हैं जिसे। उसके अलावा कार्बन न्यूट्रलिटी टारगेट से उनको अचीव करने के लिए हर देशों ने अपनी अपनी प्रतिबद्धता जताई है। जीरो कार्बन की तरफ बढ़ने लगे हर देश। उसके अलावा जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है या सोलर पावर से संबंधित जो एनर्जी है उसकी तरफ भी धीरे धीरे देश बढ़ रहे हैं, यानी कदम तो उठा रहे लेकिन अभी उसमें जो गति है वो बहुत ही कम है। तो आप यहाँ पर आकर और भी चीज़ों को देख सकते हैं। अब आप इमेज में देखिए तो आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से जो ग्रीन जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करते हुए एक शहर को किस तरह से बेहतर जो डिजाइन है वो प्लान किया है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको वाहन भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो उनसे जो धुआं निकलता है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो ई व्हीकल है उनका इस्तेमाल बेहतरी से किया गया है। पेड़ पौधों को देखिए आप, यहाँ पर सोलर प्लेटेस को देखिए, यहाँ पर आप जो विंड है उनको देखने का प्रयास कीजिए। अब हम पेरिस समझौते की बात करते हैं कि जो पेरिस समझौता वो क्या था। पेरिस समझौता तो 4 नवंबर 2016 को संपन्न पेरिस समझौता एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय समझौता है जिसने दुनिया के 200 देशों को GHG यानी ग्रीन हाउस गैसों के एमिशन में कमी करने तथा जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए एकजुट किया है। इस संधि द्वारा वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर या प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही तापमान वृद्धि को और आगे चलकर 1.5 डिग्री सेल्सियस रखने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। इन लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए प्रत्येक देश को अपने GHG यानी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना था। वर्ष 1992 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज या जिसे हम
FCCC कहते हैं की स्थापना के बाद जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस संधि द्वारा विकसित तथा अमीर देशों को निर्देशित किया गया था कि वे जलवायु परिवर्तन के इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विकसित देशों को आर्थिक तथा तकनीकी मदद प्रदान करेंगे। तो ये तो इसमें प्रतिबद्धताएं की गई थी, लेकिन अभी तक ये जो इन्होंने वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। अब यहाँ पर जो ग्रीन टेक्नोलॉजी उसकी बात की गई है, जिसमें आप इको फ्यूल को देख सकते हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजी को देख सकते हैं, उसके अलावा एनर्जी, ग्रीन एनर्जी को देख सकते हैं जो हेल्थी लिविंग हो, सेव द नेचर हो, उसके अलावा 100% नेचुरल इंग्रीडियंट्स हो उसके अंदर। उसके अलावा आप देखिए यहाँ पर जो जीरो इमिशन करता हो, यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी को देखिए, पावर ऑफ नेचर को देखिए, उसके अलावा उसे इको सर्टिफाइड मिला हो, ग्रीन बिल्डिंग हो, रिसाइकल हो। तो आप देखेंगे तो आप इस इमेज से बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं। और जब आप थोड़े अच्छे से बैठकर इस चीज़ों को देखें तो आपको यहाँ पर बहुत सारे जो प्रश्नों के जवाब मिलने लग जाएंगे। अब जब हमने ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात की है, एक स्वच्छ पर्यावरण की बात की है, स्वच्छ वातावरण की बात करें, तो आप देखिए अब आप इस इमेज में आइए तो आप इमेज में देख पा रहे होंगे कि किस तरह से हमने जो रिन्यूएबल एनर्जी है यानी जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है उनका इस्तेमाल करते हुए किस तरह से हमने जो हमारा भविष्य है या जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उसका जो जीवन है वो किस तरह से सुनिश्चित किया है एक अच्छा जीवन। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमने किस तरह से जो सोलर एनर्जी है उसका इस्तेमाल करने के लिए सोलर प्लेटों का इस्तेमाल किया गया है। उसके अलावा आप देखिए यहाँ पर जो हवा है उसका इस्तेमाल करते हुए किस तरह से हमने जो विंड एनर्जी है उसका इस्तेमाल किया है। उसके अलावा आप देखिए जब यहाँ पर बिल्डिंग बनाई गई है तो बिल्डिंग के आसपास कितने पेड़ पौधे लगाए गए इन्होंने, ताकि जो ग्रीन हाउस गैसेस है जो भी GHG निकल रही है उनको ये पेड़ पौधे द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाए। अब इसी इमेज को एक अन्य इमेज में देखिए तो आप यहाँ पर खुद एनालिसिस कीजिए कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से जो विंड एनर्जी है उसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर जो विंड प्लांट्स है वो लगाए गए हैं। आप यहाँ पर घरों में देखिए तो आपको सोलर प्लेट दिखाई दे रही होगी। उसके अलावा आप यहाँ पर देखिए तो आपको पेड़ पौधे दिखाई दे रहे होंगे। और उन्हीं के साथ आप देखिए कि टेक्नोलॉजी का भी किस तरह से बेहतर इस्तेमाल किया गया है ताकि जो पर्यावरण है उसको नुकसान भी नहीं हो और जो हमारे साथ जो टेक्नोलॉजी है उसका भी अच्छे से जो साथ रह सके। तो आप देखिए यहाँ पर पशुपालन को देखिए, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर किस तरह से जो पशुपालन है उनका जो भी मल मूत्र है उसका बेहतरी से इस्तेमाल किया जा रहा है, किसके लिए, जो प्राकृतिक कृषि है उसको बढ़ावा देने के लिए। उसके अलावा यहाँ पर देखिए टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो और भी चीज़ों को आप देखने का प्रयास कीजिए। अब आप देखिए जो क्लाइमेट पेरिस एग्रीमेंट था तो उसके कुछ की एलिमेंट्स हुए। देखिए तो पहला की एलिमेंट्स आप देख रहे होंगे कि जो टेम्परेचर है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का प्रयास करना। उसके अलावा क्या है, जो फाइनेंस है वो प्रोवाइड करना किसको, डेवलप्ड कंट्री के द्वारा डेवलपिंग कंट्रीज को यानी विकासशील देशों को। उसके अलावा क्या है कि जो कमेटी ने अपनी जो प्रतिबद्धताएं दी है यानी जो NDC उन्होंने रख के सबमिट किए हैं UNFCCC के सामने, तो उसको देखना, उसका रिव्यू करना कि उसमें कितनी प्रोग्रेस हुई है या नहीं हुई है। और एवरी 5 ईयर में एक टारगेट फिक्स करना कि हमें आने वाले समय में ये गोल अचीव करना है। अब आप उसी इमेज को देखिए तो आप देख पा रहे होंगे, अब आपको यहाँ पर बिना कहीं भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगी हो गई। तो आप देखिए इसको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए कि किस तरह से जो रिन्यूएबल एनर्जी उसका इस्तेमाल करते हो। यहाँ पर घरों को देखिए तो किस तरह से यहाँ पर गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब हम इजिप्ट को देखते हैं जहाँ पर जो COP27 की बैठक आयोजित होने वाली है। तो कहाँ पर आयोजित होने वाली, तो ये शर्म अल शेख में आयोजित होने वाली है। तो ये गल्फ ऑफ अकाबा हो गई, ये गल्फ ऑफ सुएज हो गई, ये रेड सी हो गई और ये सिनाई प्रायद्वीप हो गया। तो सिनाई प्रायद्वीप है वो क्या करता है, जो एशिया और अफ्रीका है उन दोनों को जोड़ने का काम करता है। अब मिस्र है तो मिस्र के उत्तर में आइए तो आपको भूमध्य सागर दिखाई दे रहा होगा, इसके पश्चिम में आइए तो आपको लीबिया दिखाई दे रहा होगा, दक्षिण में आइए तो सूडान दिखाई दे रहा होगा, और इधर चलिए तो आपको इसको इजराइल और फिलिस्तीन से इसकी सीमा लग रही है। और क्या इसकी सीमा जॉर्डन और सऊदी अरब से लगती है, तो इसकी सीमा इन दोनों से नहीं लगती है। उसके अलावा देखिए आप मिस्र से आपको जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो होकर गुजर रही होगी, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसके उत्तर में आसवान डैम है वो अवस्थित है। उसके अलावा आप देखिए जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो जो लेक नासिर है उसको बीच में से इंटरसेक्ट कर रही है। उसके अलावा आप यहाँ पर देखिए जैसे ब्लैक डेजर्ट दिखाई दे रहा होगा, वेस्टर्न डेजर्ट दिखाई दे रहा होगा, व्हाइट डेजर्ट दिखाई दे रहा होगा। तो ये किस दिशा में अवस्थित है, नील नदी के, तो ये पश्चिम की दिशा में अवस्थित है। उसके अलावा आप देखिए गिल्प काबिर केबिर प्लेटो किस दिशा में अवस्थित है, नील नदी की, तो पश्चिम की दिशा में अवस्थित है। उसके अलावा यहाँ पर महत्वपूर्ण जो नील नदी है, अब उसके किनारे कौन से महत्वपूर्ण सिटी अवस्थित है, तो आप मिस्र की राजधानी कायरा को देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप गीजा को देख पा रहे होंगे। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण शहर हो जाते हैं। उसके अलावा इसके महत्वपूर्ण पोर्ट को देखिए तो आपको अलेक्जेंड्रिया पोर्ट दिखाई दे रहा होगा। उसके अलावा आपको मिस्र में देखिए तो आपको स्वेज कैनाल दिखाई दे रही होगी जिसके उत्तर में
पोर्ट सहित हो जाता है, दक्षिण में स्वेज हो जाता है, और इसके बीच में आपको एक झील दिखाई दे रही है जिसे हम ग्रेट बिटर लेक बोलते हैं। और इसी के जो स्वेज कैनाल है यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर इस्माइलिया अवस्थित है। उसके अलावा आप यहाँ पर महत्वपूर्ण क्षेत्रों को देखिए, जैसे लिबियन प्लेटो को देखिए तो किस दिशा में हो जाता है, तो आप देख पा रहे होंगे ये लिबिया और जो मिस्र दोनों के बीच में फैला हुआ है। लिबियन डेजर्ट को देखिए तो मिस्र और लीबिया के बीच में फैला हुआ है। उसके अलावा आप यहाँ पर ब्लैक डेजर्ट को देख ही लिया हमने अभी। उसके अलावा आप जो मिस्र है उसकी जो सामरिक लोकेशन उसको भी देखिए तो किस तरह से महत्वपूर्ण है। तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर कोई देश अगर स्वेज कैनाल पर अगर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकता है तो वो क्या रेड सी पर, भूमध्य सागर पर, या मिडिल ईस्ट पर, या एशिया पर अपना एक तरह से नियंत्रण स्थापित कर सकता है, क्योंकि यहीं से जो ज़्यादातर आवागमन होता है, सप्लाई चेन जो होती है वो यहीं से होकर निकलती है। तो किस तरह से इसकी जो सामरिक स्थिति वो भी महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से हमें मिस्र के मैप को भी देखना था। उसके अलावा आप यहाँ पर और भी चीज़ों को देख सकते हैं। यहाँ पर पिरामिड ऑफ गीजा है, उसके अलावा इजिप्ट म्यूजियम है, उसके अलावा कॉप्टिक म्यूजियम है। तो इस तरह से आप यहाँ पर आइए और यहाँ पर और अच्छे से इन चीज़ों को देखने का प्रयास कीजिए। तो अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग न करने की संस्कृति करे विकसित उपराष्ट्रपति। तो आप यहाँ पर देखिए इमेज में तो आप समझ पा रहे होंगे कि कौन सा ये इंडिया वाटर वीक, तो ये 7 थे। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ इक्विटी। उसके अलावा यहाँ पर डेट को देखिए तो नवंबर 2022। उसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप इमेज में देखिए, यहाँ पर आप समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर आपको उपराष्ट्रपति है वो दिखाई दे रहे होंगे। तो इंडिया वाटर वीक के समापन कार्यक्रम को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया संबोधित। अब देखते हैं उनको संबोधित किया उन्होंने तो उसमें क्या खास बातें रही। अब यहाँ पर जो शब्दावली का इस्तेमाल किया है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इसको हम कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पानी, ईंधन और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग न करने की संस्कृति विकसित करने पर बल दिया। प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग व उसे बचाने का आह्वान भी किया है उन्होंने। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट एंड सेंटर में आयोजित इंडिया वाटर वीक के 7वें संस्करण में उन्होंने समापन के अवसर पर ऐसी बात कही है। उन्होंने और भी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों ने जल बचाने, एक बार उपयोग किए गए जल का पुनः उपयोग करने पर अपने विचार साझा किए हैं। और क्या कहा उन्होंने, तो पानी सहित ऊर्जा के अन्य संसाधनों का उपयोग आर्थिक क्षमता के आधार पर नहीं होना चाहिए। ऋग्वेद में जल की व्याख्या अमृत के रूप में की गई है। भारतीय संस्कृति में जोहड़ या जिसे हम तालाब का बहुत महत्व है। देश में सूखते तालाबों पर उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए अपील की कि जोहड़ यानी तालाब को पुनर्जीवित कर वर्षा जल का संरक्षण करे। अमृत काल में अमृत सरोवर बनाने की पहल की गई है और यह जल संरक्षण ही है। तो इस तरह से उन्होंने अपने संबोधन में कहा। उसके अलावा देखते और क्या बातें हुई खास इसमें, तो पंचायतों की क्षमता बढ़ाए बगैर योजनाएं नहीं हो सकेंगी क्रियान्वित। तो इसको देखते हैं कि ये क्या है, तो ग्राम पंचायतों का कार्य सिर्फ गांव के लिए विकास परियोजनाएं बनाना मात्र नहीं है, बल्कि इससे आगे बढ़कर प्राकृतिक जल संसाधनों का संरक्षण, उनका मैनेजमेंट करना भी है। जल स्रोत जो है उनको बचाए रखना में ग्राम पंचायत की सांकेतिक सहभागिता को अब बढ़ाने की जरूरत है। देश बहुत बड़ा है, अकेले सरकार के से बाहर उठाने और स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्य करने की जो इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो जन भागीदारी है उसको भी बढ़ाना जरूरी है। भारत गांव का देश है। 50% से ज्यादा भूमि पर खेती होती है। देश में 2.5 लाख ग्राम पंचायतें हैं। इन पर विश्वास करना होगा। पूर्व में इन्होंने जो जिम्मेदारी दी गई थी उन्हें बढ़ाने की जरूरत है। इनकी कार्य क्षमता बढ़ाकर हिस्सेदारी ठीक से सुनिश्चित करनी होगी, तभी योजनाओं का क्रियान्वयन हो सकेगा। यह साल ग्रेटर नोएडा में संपन्न हुए 7वें इंडिया वाटर वीक के अंतिम दिन निकला। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो 7वीं जो इंडिया वाटर वीक है तो उसका हमने एक सार देख लिया कि जो आयोजित हुआ, तो आयोजित होने के पीछे क्या कारण थे। तो आप यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हाँ आपको समझ आएगा कि क्या इसके पीछे मकसद था। जल संरक्षण एवं संवर्धन में स्थानीय निकाय एवं स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका पर चर्चा हुई, तो इसी में इन पर चर्चा हुई। अब यहाँ पर हम चुनौतियों को देखते हैं। तो जल विशेषज्ञों ने कहा कि जल को बचाने की मुहिम में जन सहभागिता दिखाई नहीं दे रही है। तो यही कारण है कि जो योजनाओं में जो निरंतरता, रखरखाव और निगरानी का अभाव झलकता है। सरकार को लोगों की चिंता है, पर लोग अभी जागरूक नहीं है। जीवन के लिए सभी को जल का महत्व समझना होगा। जल संचयन सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। नमामि गंगे, जल सेक्टर में जल जीवन मिशन,
अटल भूजल योजना, अमृत सरोवर, जनता जल योजना, स्वच्छ पेयजल आदि कई योजनाएं चल रही हैं। जल के सम्मान और संरक्षण के लिए अब समाज को जोड़ने का समय आ गया है। गाँव में पेयजल एवं स्वच्छता समितियों को सक्रिय करना होगा। इसके अलावा इस कार्य में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका लोगों की होनी चाहिए। सरकार और प्रशासन व अन्य संस्थाओं के प्रयास लोगों के लिए हैं। जब तक लोग स्वयं आगे आकर इन योजनाओं के प्रति सजग होने के साथ पानी का संकट खड़ा होने पर अपने भविष्य को लेकर चिंतित और जागरूक नहीं होंगे, प्रयासों में कहीं ना कहीं अधूरापन दिखाई देगा। हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़कर जा रहे हैं, हम उन्हें कैसा भविष्य देना चाह रहे हैं, इसकी चिंता जब हर जन में होगी तो व्यवस्थाओं को बेहतर करने में मदद मिलेगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है वो कितनी अच्छी है। इनका इस्तेमाल आप जो मेंस में राइटिंग करते समय इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर जिन बातों का जिक्र किया उनको देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर 7वें जो इंडिया वाटर वीक है उसमें आपको राष्ट्रपति का जो संबोधन है वो दिखाई दे रहा होगा। तो वो देखिए अब जो 7वां इंडिया वाटर वीक है तो इसमें क्या रखी गई है, तो वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ इक्विटी। अब यहाँ पर तारीख देखिए तो नवंबर 2022 में इंडिया एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा, जहाँ पर इसकी लोकेशन जहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। अब आप इसकी थीम को देखिए तो थीम क्या है, तो वाटर गवर्नेंस पॉलिसीज एक्शन प्लान एंड इंस्टीट्यूशन। अब टॉपिक क्या रखा गया है, तो वाटर एजुकेशन, पब्लिक अवेयरनेस और रोल ऑफ मीडिया। तो ये इसमें जो महत्वपूर्ण थीम और टॉपिक रखे गए किसमें, 7th इंडिया वाटर वीक में। उसके अलावा आप यहाँ पर देखिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुएशन। तो इस तरह से आप देखिए क्योंकि जो वनडे एग्जाम होती है उसमें डायरेक्ट प्रश्न बन सकते हैं कि जो हाल ही में जो इंडिया वाटर वीक है वो कहाँ पर आयोजित हुआ, उसकी थीम क्या थी, उसमें टॉपिक क्या रखे गए हैं। तो इस तरह से आपको इसमें सजग प्रेरणा इससे संबंधित। अब यहाँ पर जो नमामि गंगे की बारे में बात की गई थी, तो नमामि गंगे किस लिए शुरू की गई थी, तो उसको जो गंगा नदी है उसका जो पुनर्निर्माण है या फिर से रिजुएशन के लिए शुरू की गई थी, क्योंकि ये जो गंगा है उसमें जो प्रदूषण है उसका स्तर धीरे धीरे बढ़ता गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उसमें जो बायोडाइवर्सिटी है, जो जैव विविधता है उसका ह्रास होने लगा। जिससे जो जागरूकता फैलाने के लिए, फिर जो जन जागरूकता फैलाने के लिए या ऐसी आवश्यकता महसूस की गई कि यदि हमने गंगा पर अभी ध्यान नहीं दिया तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। तो उसी के लिए नमामि गंगे योजना है शुरू की गई, ताकि जो गंगा नदी है उसके जो किनारे अवस्थित है, जहाँ पर जो सीवरेज ट्रीटमेंट है उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको बनाया जा सके, जो रिवर की जो सरफेस है उसको क्लीन किया जा सके, यानी साफ सुथरा किया जा सके। वनों यानी जो वनोकरण या जो जिसे हम बोलते हैं पौधारोपण वो बढ़ाया जा सके। दूसरा है कि जो इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट मॉनिटरिंग है उसको किस तरह से बढ़ाया जा सके ताकि इन इंडस्ट्री पे नियंत्रण रखा जा सके, ताकि ये प्रदूषण है उसको धीरे धीरे कम कर सके या ग्रीन टेक्नोलॉजी का अपना सके। उसके अलावा देखिए रिवर फ्रंट डेवलपमेंट है वो बनाए जा रहे हैं। उसके अलावा बायोडाइवर्सिटी है उसको किस तरह से फिर से वापस इस किया जाए, यानी जो गंगा डॉल्फिन की हम बात करते हैं तो उसको भी इससे नुकसान हो रहा था, तो उसके अलावा इस पर भी ध्यान दिया गया। और दूसरा है कि सबसे बड़ा है पब्लिक अवेयरनेस, क्योंकि जब तक पब्लिक अवेयरनेस नहीं होगी तब तक ये प्रदूषण है उसका हम पूरी तरह से जो निपटारा या निपटान नहीं कर सकेंगे। क्योंकि आप देखिए कि गंगा की हम बात करते हैं तो वो एक हम उसे क्या बोलते हैं कि एक पवित्र नदी भी है। और उसके अलावा आप उसके किनारे आप देखेंगे कि हरिद्वार है, इलाहाबाद है, आप देख पा रहे कानपुर है। तो ये जो शहर है इनका एक धार्मिक महत्व भी है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं अपने जो पूर्वज है उनकी अस्थियों का विसर्जन भी करते हैं, जिसकी वजह से क्या है यहाँ पर कुछ धार्मिक अनुष्ठान भी होते हैं, जिसकी वजह से धार्मिक अनुष्ठान में जो रहते हैं उनके जो अवशेष या जिन सामग्री का इस्तेमाल करते हैं तो वो डायरेक्ट क्या करते हैं, तो वो गंगा नदी में डायरेक्ट फेंक देते हैं। अब वो ऐसी चीज़ों का भी इस्तेमाल करते हैं जो डिग्रेडेट नहीं हो पाती है, तो वो किसके लिए नुकसान देगी, तो अंत में वो जाकर जो यहाँ की जैव विविधता है उसको अंत में नुकसान पहुंचाएगी। उसके अलावा जो गंगा ग्राम है उसका भी निर्माण किया जा रहा है, ताकि जो गंगा के किनारे जो शहर में जो या गांव है उनमें जो खेती हो रही तो वहां पर क्या है जो नेचुरल खेती को बढ़ावा दिया जाए, ताकि जो प्राकृतिक खेती है उससे क्या होगा कि जो रासायनिक खेती है उसका विकल्प बन सके। कि दूसरा है कि जो रासायनिक तत्व रहते हैं वो रिस कर क्या जाते हैं, तो वापिस वो गंगा में जाते हैं। अब जो केमिकल है वो रिस कर वापिस जाएंगे तो वही वापिस उसी की जो बायोडाइवर्सिटी गंगा को उसको प्रभावित करेंगे। उसके अलावा ये मानव स्वास्थ्य के लिए भी तो हानिकारक ही है। अब हम देखते हैं जल जीवन मिशन के बारे में, तो हर घर जल, तो इसका शुरुआत कब की गई थी, तो अगस्त 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी। अब इसका उद्देश्य क्या, तो उद्देश्य को देखिए तो कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर जल उपलब्ध कराना है। अब इसका क्रियान्वयन को देखिए तो जल शक्ति मंत्रालय
नोडल मंत्रालय हो गया। अब पानी समितियां बनाई गई हैं, तो गाँवों में जल आपूर्ति या वाटर सप्लाई प्रणाली की योजना तैयार करना, उसका क्रियान्वयन करना, उसका मैनेजमेंट और उसका रखरखाव करना है। अब इसमें सदस्य को देखिए तो 10 से 15 सदस्य है। तो ये इसके क्रियान्वयन की बात होगी, तो यहाँ से सीधा सा प्रश्न बन सकता है कि जिसका नोडल मंत्रालय है वो कौन है, तो जल शक्ति मंत्रालय है। उसके अलावा इसके उद्देश्य पूछ सकता है वो डायरेक्ट। उसके अलावा देखिए यहाँ पर वित्तीय प्रारूप क्या रहा है, तो केंद्र प्रायोजित योजनाएं। तो अब इसमें केंद्र जो दिखाया गया है, तो हिमालय तथा पूर्वोत्तर राज्यों में क्या रहेगा, तो 90 और 10 का रेशियो रहेगा, यानी जो ये केंद्र प्रायोजित योजना है। तो अब इसमें क्या रहेगा कि जो ये योजना है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हिमालय और जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, तो वहां पर अगर मान लीजिए कि 100 रुपये लग रहा है, तो 90 रुपये कौन देगा, तो केंद्र देगा, और 10 रुपये कौन देगा, तो ये जो हिमालय ये जो पूर्वोत्तर राज्य है वो देंगे। और जो दूसरे राज्य है उसमें क्या रहेगा, तो 50-50 की हिस्सेदारी रहेगी, यानी केंद्र 50 रुपये देगा और 50 रुपये जो अन्य राज्य वो मुहैया कराएंगे। उसके अलावा यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में 100% का योगदान कौन देगा, तो केंद्र योग देगा। उसके अलावा इसके प्रमुख घटक को देखिए तो बॉटम अप प्लानिंग है। उसके अलावा इससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। उसके अलावा भविष्य की पीढ़ियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, कौशल विकास और रोजगार सृजन होगा इसके माध्यम से। उसके अलावा दूषित जल का प्रबंधन होगा और स्रोत की जो संधारणता या सस्टेनेबिलिटी है उसका बढ़ावा मिलने भी इससे मदद मिलेगी। तो ये जल जीवन मिशन के बारे में हो गई। अब हम देखते हैं अटल भूजल योजना के बारे में। अब अटल भूजल योजना की हम बात करें तो इसकी योजना ये शुरुआत क्यों की गई थी, तो ये योजना इसलिए शुरुआत की गई थी कि कुछ राज्यों में जो जल संकट है उसकी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो अब उस स्थिति उत्पन्न तो हो गई जल संकट की, तो उसे निपटने के लिए क्या किया जाए, तो अब उसी को हम अटल भूजल योजना की जो विशेषता है उसमें देखने का प्रयास करेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्या किया गया है कि जो सामुदायिक भागीदारी है उसके साथ क्या करना है कि जो सतत भूजल प्रबंधन है उसको बढ़ावा देना है, यानी जो ग्राउंड वाटर की हम बात करते हैं तो उसको किस तरह से इंक्रीज किया जा सके कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के साथ, तो वो इसमें किया जाएगा। उसके अलावा क्या है कि जो ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट है उसको व्यवहार में शामिल करना है, ताकि लोग स्वयं अपने व्यवहार में इस तरह का व्यवहार शामिल कर सके कि वो स्वयं ही जो ग्राउंड वाटर है या जो भूजल की हम बात करते हैं तो उसका प्रबंधन स्वयं ही कर सके। उसके अलावा क्या रखा गया है इसमें, तो इसमें रखा गया है जो डिमांड और जो सप्लाई की हम बात करते हैं उसका भी मैनेजमेंट किया जाएगा, यानी जितनी आपको डिमांड है तो उतना ही आपको सप्लाई की जाए, यानी ना तो आपको ज़्यादा सप्लाई की जाए ना आप ज़्यादा डिमांड कर पाए, या डिमांड आप कीजिए तो लिमिटेड कीजिए, यानी जितनी आपको ज़रूरत है उसी के अनुसार आप डिमांड कीजिए। तो उसका भी इसमें प्रबंधन किया जाएगा। उसके अलावा इसमें क्या किया जाएगा, तो इसमें जो सेंटर और स्टेट के जो प्रोग्राम है उन सबको एक साथ लाना या उनको कन्वर्ट करना है ताकि साझा उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। अब हमने अमृत सरोवर योजना की बात की थी तो उसको देखते कि वो क्या है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे मध्य प्रदेश की बात की गई है। तो सीधी सी बात है कि जो अमृत सरोवर योजना है वो हर राज्य में शुरू की गई। तो इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो पानी है उसका संचयन यानी उसको किस तरह से स्टोर किया जा सके। जो पुराने तालाब या जोहड़े जहाँ पर अभी अपशिष्ट कचरा जमा है तो उसको हटाकर वापस किस तरह से जो तालाब है जो जोहड़े उनका फिर से वापस पुनरुद्धार किया जा सके और वर्षा का जो जल है उसको संचयन कर सके, ताकि जो जल संकट की स्थिति है या जो भविष्य में आने वाले जो जल क्राइसिस है उससे निपटा जा सके। और इससे और क्या क्या हो सकता है इसका उद्देश्य, तो इससे क्या होगा कि इससे रोजगार भी मिलेगा। इसके अलावा जो सतत विकास है उसको बढ़ावा देने में भी यह मददगार साबित हो सकता है। तो इस तरह से हमें ये खबर देखनी थी। तो बढ़ते हैं अगली खबर पर। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच मुक्त व्यापार समझौता पर जनवरी से अमल संभव। तो अब इसे किसे देख सकते हैं हम, तो GS2 से और GS3 से जोड़कर देख सकते हैं। तो टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स व ज्वेलरी जैसे रोजगार परक सेक्टरों का बढ़ेगा निर्यात। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर आगामी जनवरी से अमल शुरू होने की पूरी संभावना है। FTA पर अमल होते ही भारत के कई रोजगार परक सेक्टर के निर्यात में बढ़ोतरी होगी और इससे घरेलू स्तर पर उत्पादन बढ़ेगा यानी GDP में वृद्धि होगी। इसके अलावा FTA पर अमल से भारत माफ कीजिए अमेरिका और यूरोप से कम हो रही मांग की भरपाई करने में भी मदद मिलेगी, यानी जो अमेरिका और यूरोप में जो हम मंदी की बात सुन रहे हैं तो उसका असर भारत पर न हो इसके लिए क्या किया जा सके, तो हमारे जो प्रोडक्शन है ये उत्पादन है उसके लिए नया मार्केट खोजा जा सके। उसके अलावा इससे और क्या होगा, तो इससे भारत के सैकड़ों उत्पाद FTA पर अमल होते ही बिना शुल्क ऑस्ट्रेलिया के बाजार में जाने लगेंगे और अगले 5 वर्षों में दोनों देशों ने व्यापार को $50 अरब तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। तो अब ये दोनों देशों के बाद पास होगा, यानी भारत की जब यहाँ बात की कि भारत के जो प्रोडक्ट है
वो बिना शुल्क के ऑस्ट्रेलिया के मार्केट में जाएंगे। तो ऐसा भी है कि ऑस्ट्रेलिया की जो प्रोडक्ट है वो भारत की मार्केट में बिना शुल्क के एंटर करेंगे। तो इसी को तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोलते हैं। अब इन सेक्टर को लाभ मिलेगा, तो देख लेते कि एफएटीए लागू होने से भारत के किन सेक्टर को लाभ मिलेगा। तो आप देखिए कि एफएटीए लागू होते ही टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स, उसके अलावा ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, हैंडीक्राफ्ट जैसे रोजगार परक सेक्टरों का निर्यात बढ़ जाएगा, क्योंकि इन सेक्टरों की वस्तुएं ऑस्ट्रेलिया में बिना शुल्क भेजी जाएगी। अभी इन पर 4 से 8% तक शुल्क लगता है। लेदर और गारमेंट निर्यातकों ने बताया है कि ऑस्ट्रेलिया के खरीदारों की तरफ से पूछताछ शुरू हो गई है। भारत की तरफ से भी ऑस्ट्रेलिया के कई उत्पादों के लिए बाजार खोले जाएंगे। सेवा क्षेत्र में भारत के आईटी प्रोफेशनल को भी ऑस्ट्रेलिया के साथ एफएटीए लागू होने से फायदा होगा। शिक्षा क्षेत्र में भी दोनों देश मिलकर कई पाठ्यक्रम लागू करेंगे। तो अब यहाँ पर और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं कि एफएटीए क्या होता है, इसको देखेंगे। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या जिसे हम बोलते हैं मुक्त व्यापार समझौता, तो ये क्या है, एक पैक्ट बिटवीन 2 और मोर नेशन टू रिड्यूस बैरियर्स टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट अमंग देम। यानी सीधी से बात कहना चाह रहा है कि दो देशों के बीच में एक समझौता होता है जिसमें दोनों देश एक दूसरे का जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता है उस पर जो बैरियर्स होते हैं, जो प्रतिबंध होते हैं, उनको धीरे धीरे कम करने का प्रयास करते हैं। अब इसी को एक एग्जाम्पल से समझिए। तो यहाँ पर कंट्री ए हो गई और कंट्री बी हो गई। तो अब कंट्री ए और बीच में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है, और इन दोनों के बीच में अगर एफटीए होता है यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का समझौता होता है, तो इससे क्या होगा, इनके बीच में जो रेस्ट्रिक्शन है वो कम किए जाएंगे। दूसरा है कि जो बैरियर्स है उनको धीरे धीरे रिड्यूस किया जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जो बेनिफिट्स क्या होता है, तो इसका सबसे बड़ा होता है कि जो ट्रेड है वो बढ़ता है। दूसरा है कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो धीरे धीरे क्रिएट होता है। दूसरा है कि जिस पे गवर्नमेंट का स्पेंड होता है वो कम होता है। दूसरा है कि इससे इकोनॉमी है उसको बूस्टअप मिलता है। उसके अलावा इससे एफडीआई है उसको इंकरेज मिलता है। और दूसरा है कि जो फ्लो ऑफ कैपिटल है उससे धीरे धीरे बढ़ता है दूसरे देशों में, और अपने देश में भी बढ़ेगा अगर एफटीए होता है। इसके अलावा इससे लोकल जो फार्मर होते हैं उनको रोजगार मिलता है। दूसरा है कि जो नई नई टेक्नोलॉजी है, जो एमरजेंट टेक्नोलॉजी है, वो देशों के बीच में स्थानांतरित होती हैं। उसके अलावा इससे और क्या मिलता है, तो इससे जो हायर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मिलती हैं लोअर प्राइस में। उसके अलावा क्या है, तो इससे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होती है उसको प्रोटेक्शन मिलने में भी मदद मिलती है। इसके अलावा और क्या होता है, तो इससे जो रोजगार के अलावा इससे जो कंट्री इन दोनों के बीच में जो जीडीपी है उससे भी वृद्धि होती है। इसके अलावा इससे जो प्रोफेशनल्स है उनको भी मदद मिलती है। तो आप देख सकते हैं कि एफएटीए है उसके कितने फायदे हो सकते हैं। अब इसका दूसरा पक्ष भी आप खुद अंदाजा लगाइए कि इसके आपने बेनिफिट तो देख लिया, अब इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, तो इसका आप अंदाजा लगाने का प्रयास कीजिए। अब हम ऑस्ट्रेलिया को मैप को देखते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का जो विस्तृत एनालिसिस करने से पहले हम पहले इसके प्रांतों को देखिए। तो आप देख पा रहे होंगे कि इधर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया होगा, नॉर्थर्न टेरिटरी होगी, दक्षिण में साउथर्न ऑस्ट्रेलिया होगा, इधर क्वींसलैंड हो गया, इधर न्यू साउथ वेल्स हो गया, इधर विक्टोरिया हो गया और तस्मानिया हो गया। अब आप यहाँ पर देखिए, जब हमने बात की क्वींसलैंड की, तो क्वींसलैंड में आप देखिए तो ब्रिस्बेन हो गया, तो ये कुछ महत्वपूर्ण इसकी सिटी हो जाती है। अब आप न्यू साउथ वेल्स में आइए, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा न्यू कास्टल और एक सिडनी और एक कैनबरा दिख रही होगी, जो इसकी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो जाती है कैनबरा। अब आप विक्टोरिया में आइए, तो आपको यहाँ पर मेलबर्न दिख रहा होगा, तो ये क्रिकेट के लिए फेमस जगह है। उसके अलावा आप तस्मानिया में आइए, तो तस्मानिया में आपको होबार्ट दिखाई दे रहा होगा। अब साउथ ऑस्ट्रेलिया में आइए, तो साउथ ऑस्ट्रेलिया में आपको एडिलेड दिखाई दे रही होगी। नॉर्थर्न टेरिटरी में आइए तो आपको डार्विन दिखाई दे रही होगी, जहाँ पर पिछले कुछ महीनों में जो नौसैनिक सैन्य अभ्यास का जो किया गया था। उसके अलावा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आइए तो आपको पर्थ दिखाई दे रहा होगा। तो इसकी कुछ महत्वपूर्ण सिटी हो गई। अब आप देखिए जो ऑस्ट्रेलिया है आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से ये एक महाद्वीप है, यानी है तो एक द्वीप ही है, लेकिन महाद्वीप क्यों हो गया, क्योंकि द्वीप किसको बोलते हैं, यानी जिसकी तरफ चारों तरफ पानी से घिरा हो, तब इसको महाद्वीप बोलते थे। यानी ये द्वीप है लेकिन ये द्वीप का बड़ा रूप है, तो इसको महाद्वीप बोल देते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ। इसके दक्षिण में क्या हो जाती है, तो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट होगी। इसके पश्चिम में देखिए तो आपको इंडियन ओशन दिखाई दे रहा होगा। इसके पूर्व में चलिए तो आपको कोरल सी दिखाई दे रहा होगा, या पैसिफिक ओशन के ही छोटे छोटे पार्ट्स बोल सकते हैं हम। अब आप देखिए उत्तर में इसकी गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया होगी। उसके अलावा आप यहाँ पर देखिए कोरल सी। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को देखिए तो किस दिशा में अवस्थित है, तो आप देख पा रहे होंगे ये पूर्व की दिशा में अवस्थित है। उसके अलावा यहाँ पर इसकी जो दो महत्वपूर्ण नदियाँ उनको देखिए, तो आप देख पा रहे होंगे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से दो महत्वपूर्ण नदियाँ, एक डार्लिंग और एक मुरे नदी है, वो दोनों निकलती है और आगे जाकर दोनों मिल जाती है। और कहाँ पर जाकर गिरती है,
तो जाकर गिरती हैं इंडियन ओशन में जाकर गिरती हैं। उसके अलावा आप देखिए कि इसका ज़्यादातर क्षेत्र, अब यहाँ पर हम महत्वपूर्ण जो रेगिस्तान उसकी बात कर लेते हैं, तो आप वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आइए तो दो महत्वपूर्ण आपको रेगिस्तान दिखाई दे रहे होंगे, एक गिप्सम डेजर्ट हो गया और एक ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट हो गया। अब आप चलिए नॉर्थर्न टेरिटरी में, तो आपको एक डेजर्ट दिखाई दे रहा होगा जिसको बोलते हैं तनामी डेजर्ट, तो ये आपको तनामी डेजर्ट दिखाई दे रहा होगा। अब आप चलिए, आप यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा नॉर्थर्न टेरिटरी, क्वींसलैंड और साउथर्न ऑस्ट्रेलिया में आइए तो आपको दिखाई दे रहा होगा सिम्पसन डेजर्ट दिखाई दे रहा होगा। अब आप क्वींसलैंड में आइए तो आपको ग्रेट आर्टिसियन बेसिन दिखाई दे रहा होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हो जाते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए मैकडोनल रेंज है, वो कहाँ पर है, तो नॉर्थर्न टेरिटरी में अवस्थित है ऑस्ट्रेलिया के। उसके अलावा यहाँ पर देखिए डाली रिवर दिखाई दे रही होगी आपको। उसके अलावा यहाँ पर आप किम्बरले का जो पठार है वो देखिए, तो किम्बरले का पठार किधर अवस्थित है, तो उत्तर पश्चिम की दिशा में अवस्थित है, किधर, ऑस्ट्रेलिया की। तो आप दिखाई दे रहे होंगे किम्बरले का पठार, क्योंकि प्रीलिम्स में डायरेक्ट प्रश्न बने हुए हैं यहाँ से कि जो किम्बरले का पठार है वो किस देश में अवस्थित है, जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है वो कहाँ पर अवस्थित है, ग्रेट आर्टिसियन बेसिन है वो कहाँ पर अवस्थित है। उसके अलावा यहाँ पर ये क्रम भी पूछ सकता है कि जो गिप्सम डेजर्ट है, उसके अलावा जो मैकडोनल रेंज है, जो सिम्पसन डेजर्ट है, उसके अलावा ग्रेट आर्टिसियन बेसिन है, तो इनको पूर्व से पश्चिम में जमाइए, तो आप स्वयं जमा सकते हैं इसको। उसके अलावा यहाँ पर आप बास स्टेट को देखिए, तो यहाँ पर बास स्टेट दिखाई दे रही होगी, तो किन दो वाटर बॉडीज को जड़ रही है, तो इधर एक पैसिफिक ओशन हो जाता है और एक इधर इंडियन ओशन हो जाता है, या जिसे हम ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट कह सकते हैं। तो इन दोनों को जोड़ने का काम करिए, अलग किसको करिए, तो जो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया और जो तस्मानिया प्रांत है उन दोनों को अलग करने का काम करिए। उसके अलावा आप देखिए बास स्टेट पर आपको मेलबर्न और जियोलोंग जो सिटी है वो अवस्थित दिखाई दे रही होगी, और इधर तस्मानिया सी भी बोल सकते हैं, पैसिफिक ओशन का ही पार्ट है तस्मानिया सी, तो ये तस्मानिया सी को भी जोड़ने का कार्य करिए ऑस्ट्रेलियन बाइट से, क्योंकि अब इनको हम बड़े रूप से बोलते हैं तो पैसिफिक ओशन और डायरेक्ट इंडियन ओशन बोल दिए। अब इनकी आप सीमा तो निर्धारित नहीं कर सकते कि यहीं से जो इंडियन ओशन है उसकी सीमा चालू हो जाती है और यहीं से पैसिफिक ओशन है उसकी सीमा चालू हो जाती है। उसके अलावा जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोस्किस्क्यू, तो उसको देखिए तो कितनी ऊंचाई है इसकी, तो 7,308 फीट है। उसके अलावा मीटर में देखेंगे तो 2,228 मीटर इसकी ऊंचाई है, तो आप देख पा रहे होंगे। और माउंट कोस्किस्क्यू उत्तर में आपको दिखाई दे रहा होगा, कैनबरा, सिडनी, न्यूकास्टल ये दिखाई दे रही होगी। तो इस तरह से आप ऑस्ट्रेलिया को देखिए। अब इसी की मैप को आप विस्तृत रूप से आइए तो आप यहीं पर वापस उन चीज़ों को रिपीट कीजिए। तो ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थर्न टेरिटरी, साउथर्न ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, और ये तस्मानिया हो गई, ये बास स्टेट हो गई, ये तस्मानिया सी हो गया, ये तस्मानिया की जो राजधानी बोल सकते हैं होबार्ट हो गई, ये विक्टोरिया। अब विक्टोरिया की राजधानी मेलबर्न हो गई। पूरे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होगी, तो कैनबरा होगी। सिडनी को देखिए, गोल्ड कोस्ट को देखिए, ब्रिस्बेन को देखिए, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हो गई, ये डार्ले और मुरे रिवर हो गई है। उसके अलावा जो साउथ ऑस्ट्रेलिया उसकी राजधानी को देखिए एडिलेट हो गई। नॉर्थर्न टेरिटरी उसको देखिए आप, तो यहाँ पर आपको एलिस स्प्रिंग दिखाई दे रही होगी, डार्विन दिखाई दे रहा होगा। अब आप यहाँ पे चलिए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, तो आपको यहाँ पर पर्थ दिखाई दे रही होगी। उसके अलावा आप कैम्बरले के पठार को देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा तनामी डेजर्ट को देखिए, गिप्सम डेजर्ट को देखिए, ग्रेट सैंडी डेजर्ट को देखिए, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट को देखिए। उसके अलावा मैकडोनल रेंज को देखिए, सिम्पसन डेजर्ट को देखिए, उसके अलावा ग्रे रेंज को देखिए, उसके अलावा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को देखिए। तो आप देखिए यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ को देखिए, तो ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की किस दिशा में अवस्थित है, तो पूर्व की दिशा में अवस्थित है। और जो ग्रेट बैरियर रीफ है उसकी सीमा किस सागर से लगती है, तो कोरल सागर से लगती है। उसके अलावा केप यॉर्क पेनिनसुला को देखिए, तो ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में अवस्थित है, और इसके पश्चिम में क्या है, तो गल्फ ऑफ कार्पेंटिया अवस्थित है। उसके अलावा आप यहाँ पर देखिए और महत्वपूर्ण क्षेत्रों को, जैसे यहाँ पर आप जिलों को देखने का प्रयास कीजिए, तो लेक एरी, ये लेक एरी नॉर्थ में अवस्थित है, क्योंकि एक ऑस्ट्रेलिया में भी अवस्थित, माफ कीजिए एक अमेरिका में भी अवस्थित है लेक एरी। उसके अलावा यहाँ पर देखिए लेक ब्लेंचे अवस्थित है। उसके अलावा लोक फ्रॉम अवस्थित है। उसके अलावा लेक टोरेंस अवस्थित है, लेक गार्डनर अवस्थित है। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण जिले हो जाती है। इसके अलावा और भी जिले इसकी, तो आप देख सकते हैं इनको। अब आप इन्हीं चीज़ों को वापस जो ये मैप दिया हो इसमें आप एनालिसिस कीजिए, तो आप देख पा रहे होंगे कि आपको ज़्यादातर क्षेत्र आप देखिए, तो ये किम्बरले का पठार दिखाई दे रहा होगा, ये आपको रेगिस्तान वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा आप इधर देखिए ग्रेट डिवाइडिंग रेंज दिखाई दे रही होगी, इधर आपको ग्रेट बैरियर रीफ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर आपको मुरे और डार्लिंग रिवर दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पर जो ज़्यादातर जो ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या है वो कहाँ पर अवस्थित है, तो आप दिख पाई देंगे कि दक्षिण और पूर्व है उस दिशा में ऑस्ट्रेलिया की ज़्यादातर जनसंख्या अवस्थित है, क्योंकि यहाँ पर एक खेती करने के लिए ज़मीन मिल जाती है, रहने के लिए, आवाजाही के लिए जो समतल मैदान है वो उपलब्ध हो जाते हैं। इसकी वजह से यहाँ पर जो ज़्यादातर जनसंख्या अवस्थित है। उसके अलावा आप देखिए, आप यहाँ पर खुद अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो क्षेत्र है
वो किस तरह के यहाँ पर आपको देखिए बेच में, तो आपको मैकडोनाल्ड जो रेंज है वो अवस्थित दिखाई दे रही होगी। उसके अलावा यहाँ पर डेजर्ट को देख सकते हैं। तो आप देखिए इसका मैप एनालिसिस कीजिए। अब यहाँ पर देखिए आपको जो केप यॉर्क पेनिनसुला वो दिखाई दे रहा होगा, गल्फ ऑफ कार्पेंट्रिया है वो दिखाई दे रही होगी। तो इस तरह से आप इसके मैप का एनालिसिस कीजिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। इमरान खान ने 1971 युद्ध के बहाने पाकिस्तान की सेना पर किया करारा प्रहार। तो अब ये देख लिया हमने चर्चा में क्यों है। अब उसके अलावा नीचे भी आइए, तो आप नीचे भी एक खबर को देखिए, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा पाकिस्तान को चीन और सऊदी से मिलेगी 13 अरब अमेरिकी डॉलर की मदद। तो जैसा कि हमें पता है कि पाकिस्तान में हाल ही में जो वर्षा की वजह से जो बाढ़ आई उसकी वजह से यहाँ की जो हालात थे, पाकिस्तान के हालात वो बहुत ही बदहाल हालात थे। तो इसी के लिए जो पाकिस्तान को चीन और सऊदी अरब ने जो 13 अरब डॉलर की वित्तीय मदद दी है। उसके अलावा यहाँ की जो राजनीति है उसमें उठापटक चली रही है। तब हम पाकिस्तान को मैप को देखते हैं और उसी में 1971 का युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसको भी देख लेंगे साथ साथ में हम। तो अब आइए पाकिस्तान पर। तो पाकिस्तान की सीमा को देखिए, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसे लग रही। तो आप देखिए सबसे पहले आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिखाई दे रही होगी, यानी कर्करेखा। यानी कर्करेखा पाकिस्तान से गुजरती है क्या, तो डायरेक्ट प्रीलिम्स में प्रश्न बन सकता है कि हाँ गुजरती है। उसके अलावा आप देखिए ईरान से इसकी सीमा लग रही है, अफगानिस्तान से इसकी सीमा लगती है, लेकिन क्या चाइना से इसकी सीमा लगती है, तो चाइना से इसकी सीमा नहीं लगती है। तो फिर सीपीसी कैसे हो रहा, तो सीपीसी एक तरह से जो अवैध रूप से इसने हमारे क्षेत्र पे कब्जा कर रखा है, जिसे हम गिलगिट बाल्टिस्तान वाला या पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं, वहीं से होकर गुजर रही है। उसके अलावा भारत से इसकी सीमा लगती है। तो सबसे लंबी सीमा किससे लग रही थी, आप देख पा रहे भारत से इसकी सबसे ज़्यादा सीमा लगती है। उसके अलावा दक्षिण में देखिए तो अरब सागर दिखाई दे रहा होगा। उसके अलावा इसके महत्वपूर्ण प्रांत को देखिए तो बलूचिस्तान का प्रांत दिखाई दे रहा होगा, सिंध प्रांत दिखाई दे रहा होगा, पंजाब प्रांत दिखाई दे रहा होगा। उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा हवा दिखाई दे रहा होगा। तो ये इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रांत हो जाते हैं। अब ये जो आज़ाद जम्मू कश्मीर है, तो ये कौन बोलता है, तो पाकिस्तान बोलता है। एक्चुअल में ये गुलाम कश्मीर, क्योंकि अभी भी इस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है हमारे क्षेत्र पे। यहाँ पर आपको लाइन ऑफ कंट्रोल दिखाई दे रही होगी, गिलगिट दिखाई दे रहा होगा। उसके अलावा आप यहाँ पर पेशावर को देखिए, मुजफ्फरबाद को देखिए, इस्लामाबाद को देखिए, इसकी राजधानी हो गई है। उसके बाद यहाँ पर इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी को दिखाई दे, जैसे हमारे एनसीआर को बोलते हैं, यानी नेशनल कैपिटल रीजन जिसको हम बोलते हैं दिल्ली में। यहाँ पर बलूचिस्तान देखिए तो कोटा दिखाई दे रहा होगा, सिंध देखिए कराची दिखाई दे रहा होगा, पंजाब में देखिए तो लाहौर दिखाई दे रहा होगा आपको। अब इसी को चलिए हम, अब इसी मैप को आप देखिए, तो आप अभी कुछ एनालिसिस नहीं कर पा रहे होंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर सिंधु का मैदान दिखाई दे रहा होगा। उसके अलावा यहाँ पर हिमालय वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपको पठार दिखाई दे रहा होगा। तो अब आप इन्हीं के नाम को देखते हैं हम अगले मैप में। तो आप देखिए अब ये क्या हो गया, तो काराकोरम रेंज होगी उत्तर में, ये हिमालय वाला क्षेत्र होगा, और यहीं पर हिंदू कुश जो रेंज है वो अवस्थित है। अब यहाँ पर जो ग्रीन वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा था आपको, तो ये वाला कौन सा हो गया, तो ये पंजाब मैदान हो गए। उसके अलावा ये इंडस वैली हो जाती है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सिंधु रिवर हो गई और उसकी सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, उसके अलावा रावी, सतलज दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर आपको लाहौर, इस्लामाबाद दिखाई दे रहा होगा। अब आप यहाँ पर सुलेमान रेंज को देख पा रहे होंगे, यहाँ पर बलूचिस्तान पठार को देख पा रहे होंगे। अब इसी को आप इस मैप में आइए, तो आप यहाँ पर देखिए काराकोरम रेंज, यहाँ पर हिमालय, हिंदू कुश दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर इंडस वैली दिखाई दे रही होगी, पंजाब का मैदान दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपको सुलेमान रेंज दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर बलूचिस्तान का पठार है वो दिखाई दे रहा होगा। अब यहीं पर आप जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं उनको देखिए, तो आपको यहाँ पर एक दर्रा दिखाई दे रहा होगा जिसे हम खैबर दर्रा बोलते हैं। अब आप पता है कि जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो खैबर दर्रा का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यहीं से जो विदेशी आक्रांता है वो अखंड भारत में इंटर करते थे। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसकी लोकेशन कितनी महत्वपूर्ण है। उसके अलावा अब हम देखते हैं 1971 का जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो आपको एक इमेज दिखाई दे रही होगी उसी युद्ध की। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारे सैनिक है, जो हमारे सिपाही है, कितने इनका चेहरा है मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको। तो बांग्लादेश बनने की असली कहानी तो 1950 में ही पड़ गई थी पाकिस्तान के बंटवारे की नींव। 1970 में हुई पाकिस्तान के आम चुनाव ने इसकी दिशा तय कर दी थी कि हाँ अब आने वाले समय में जो पाकिस्तान है उसके जो पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों जो पाकिस्तान के हिस्से नहीं रह सकते हैं। यानी 1971 में पाकिस्तानी शासकों ने बांग्ला लोगों पर ढाए जुल्म, और इसी में फिर हम देखेंगे कि किस तरह से जो बांग्लादेश है, यानी जिसका आज हम बांग्लादेश बोलते तो वो उसे पहले पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे। तो उसका निर्माण होता है वो किस में होता है, तो 1971 का जो युद्ध होता है भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो आप ये इमेज से परिचित होंगे, तो आप देख पा रहे इस इमेज को देखिए, क्योंकि इमेज आप जब भी 1971 का युद्ध आएगा आपके सामने तो ये इमेज आपके सामने आएगी। अब इसी को एक इमेज में देखिए, 1971 का युद्ध हुआ था, तो आप देख पा रहे कि हमारे सैनिक है वो कितने उत्साहजनक है, कितने मोर्चों को ताव दे रहे हैं। तो आप देखिए उनको, अब देखिए जो 1971 का युद्ध हुआ था, तो ये पाकिस्तान और जो बांग्लादेश है, यानी एक बांग्लादेश जो नए देश है उसका निर्माण हो गया, जिसे हम पहले
ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे कब, 1971 तक। लेकिन 1971 में इसको एक नया देश यानी बांग्लादेश का निर्माण कर दिया गया है और जो ये पाकिस्तान हो गया है। तो आप देखिए इनकी लोकेशन को। तो इस तरह से हमें ये खबर देखनी थी। तो बढ़ते हैं अगली खबर पर। 9 महीने बाद बुझी थी कुवैत के तेल कुओं की आंख। तो 1991 में आज ही कुवैत के 600 से ज्यादा तेल कुओं में लगी आंख पूरी तरह नियंत्रण पाया गया था। इराक की सेना ने अप्रैल में इन तेल कुओं को आग के हवाले कर दिया था। कुओं की आग इतनी भयानक थी कि नियंत्रण पाने में 9 महीने का समय लग गया। तो अभी को हम इसको विस्तृत रूप से देखते हैं। तो जब हमने कुवैत की बात की तो आप देखिए इसकी लोकेशन को देखिए। सबसे पहले तो ये मिडल ईस्ट में आ जाता है। अब मिडल ईस्ट में आप देखिए तो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये मिडल ईस्ट है वो किन अरब सागर से गिरा हुआ। तो आप देखिए इधर भूमध्य सागर हो गया, ब्लैक सी हो गया, कैस्पियन सागर हो गया, इधर रेड सी हो गया, इधर पर्शियन गल्फ हो गई, इधर अरब सागर। तो इनसे घिरा हुआ है। अब यहाँ की जो इकोनॉमी है वो किस पे डिपेंडेंट है, तो क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उसके अलावा नेचुरल गैस है, उस पर इसकी इकोनॉमी डिपेंडेंट है। उसके अलावा इजिप्ट को देखिए आप, लीबिया को देखिए, सूडान को देखिए, उसके अलावा यहाँ पर इसराइल, लेबनान, सीरिया, टर्की, इराक, उसके अलावा जॉर्डन, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, ईरान, अफगानिस्तान, इनको देखिए। अब हमारे जो मेन फोकस वो किस पे था, तो हमारा कुवैत पे था। तो इराक और कुवैत की लोकेशन को देखिए आप। तो अब आप इराक को देखिए। तो इराक की सीमा किसे लग रही है, तो इधर सऊदी अरब से लग रही है, इधर जॉर्डन से इसकी सीमा लग रही है, सीरिया से इसकी सीमा लग रही है, इधर टर्की से इसकी सीमा लग रही है, इधर ईरान से इसकी सीमा लग रही है और कुवैत से इसकी सीमा लग रही है और जो पर्शियन गल्फ उसके इसकी सीमा लग रही है। अब आप कुवैत को देखिए। तो कुवैत की सीमा किससे लग रही है, तो आप देख पा रहे कि इराक से और सऊदी अरब से। तो केवल इन दो देशों से इसकी जो स्थलीय सीमा वो लग रही है। उसके अलावा पर्शियन गल्फ से इसकी सीमा लग रही है। तो आप इनकी लोकेशन को देखिए। अब हम चलते हैं जो इराक और कुवैत में जो युद्ध हुआ था। तो आप इसकी लोकेशन देख पा रहे यहीं पर। अब जो खाड़ी युद्ध उसके बारे में थोड़ा सा और विस्तृत रूप से देखते हैं। तो खाड़ी युद्ध, जिसे प्रथम खाड़ी युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, 2 अगस्त 1990 से 28 फरवरी 1991 संयुक्त राज्य के नेतृत्व में 34 राष्ट्रों से संयुक्त राष्ट्र के अधिकृत गठबंधन बल इराक के खिलाफ छेड़ा गया था। और इस युद्ध का उद्देश्य 1990 को हुए आक्रमण और अनुबंध के बाद इराकी बलों को कुवैत से बाहर निकालना था। इस युद्ध को इराकी नेता सद्दाम हुसैन के द्वारा सभी युद्धों की मां भी कहा गया है। और इस सैन्य अनुक्रिया द्वारा सामान्यतः डेजर्ट स्टॉर्म या युद्ध इराक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यानी डेजर्ट स्टॉर्म, जो ये स्टॉर्म जो ऑपरेशन था वो किसके लिए चला गया था, तो वो इसी के लिए चला गया था कि इराक को कुवैत से बाहर निकालना है। अब यहाँ पर देखिए आप इमेज देख पा रहे होंगे, फारस की से खाड़ी युद्ध हुआ था। यानी जो इमेज आप देख पा रहे होंगे, तो आप देखिए कि किस तरह से जो अमेरिका के नेतृत्व में जो फाइटर प्लेन से उन्होंने इराक पे बमबारी की थी। उसके अलावा देखिए सेना किस तरह से इंटर कर रही है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इमेज में, यहाँ पर बमबारी की इमेज दिखाई दे रही होंगी आपको। यहाँ पर देखिए तिथि कब थी, तो 1990 और 91 के बीच वाली थी। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म इसका नाम था जो ये ऑपरेशन शुरू किया गया था, यानी इराक से, माफ कीजिए, इराक को कुवैत से हटाने के लिए। अब इस स्थान कौन सा था, तो इराक, कुवैत और सऊदी अरब इसका स्थान था। अब इसके परिणाम क्या हुए, यानी युद्ध तो हो गया लेकिन अब इसके परिणाम क्या हुए, तो खाड़ी युद्ध के गठबंधन की जीत, यानी इराक के खिलाफ प्रतिबंधों का अजीरोपण हो गया। यानी इराक के खिलाफ जो आर्थिक प्रतिबंध है उनको इम्पोज कर दिया गया। उसके अलावा कुवैत से इराक जो आक्रमण है बल का हटना, यानी कुवैत से जो इराकी जो फोर्सेस थी उनको वहां से हटा दिया गया। उसके अलावा भारी इराकी हताहत और इराक और कुवैत के बुनियादी ढांचे का विनाश हुआ है। तो ये इस संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हुई थी। तो आप देख सकते हैं कि ये परिणाम क्यों हुए। खाड़ी युद्ध का जो गठबंधन उसको देख सकते हैं आप यहाँ पर। उसके अलावा योद्धा देख सकते हैं इराक। तो 24 देशों की बात की तो ये 24 देशों जिन्होंने इसमें योगदान दिया था अपना, और ये इराक हो गया एक साइड में। उसके अलावा यहाँ पर सेना नायक को दिखा गया, तो इराक से कौन था, तो सद्दाम हुसैन था, महत्वपूर्ण। उसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं तो जॉर्ज H.W. बुश, यानी जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो ये उनके जो सेना नायक थे उनके बारे में बताया गया, शक्ति क्षमता को बताया गया है, मृत्यु और हानि को बताया गया है। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं होता है। अब जो ये युद्ध है ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, हम इस पर चर्चा क्यों करें, तो आप अब आइए 1990 और 91 में ये युद्ध हुआ और इसी समय हमने LPG यानी जिसकी हम बात करते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की शुरुआत की थी। तो ये शुरुआत ही क्यों की थी, तो हमें पता है कि खाड़ी युद्ध, और खाड़ी युद्धों से हम क्या लेते हैं, तो हम आयात का इंपोर्ट करते हैं। अब आयात का इंपोर्ट हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण, तो आप देखिए कि हम 85% जो आयात है जो ऑयल का वो इंपोर्ट करते हैं। अब खाड़ी युद्ध की वजह से क्या हुआ कि जो ये आयात था वो प्रभावित हो गया,
और जो खाड़ी देश थे वो इन्होंने हमको जो आयल है वो सप्लाई यानी निर्यात करने से मना कर दिया। तो इस तरह से फिर हमने अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं रह गया, तो हम IMF के पास गए। तो उन्होंने हमारे ऊपर एक शर्त लगा दी कि आप जब तक जो LPG है उसकी शुरुआत नहीं करेंगे तब तक हम आपको लोन नहीं देंगे यानी ऋण नहीं देंगे। तो इसी कंडीशन में फिर भारत ने LPG की शुरुआत की गई, यानी LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। यानी लिबरलाइजेशन क्या हो गया, यानी हमने जो लाइसेंस थे उसमें धीरे धीरे उदार रुख अपनाना शुरू कर दिया। प्राइवेटाइजेशन यानी जो प्राइवेट सेक्टर की जो इंडस्ट्री है या प्राइवेट जो क्षेत्र है उनको बढ़ाना देने लगे, यानी जो गवर्नमेंट वो धीरे धीरे इंडस्ट्री सेक्टर से पीछे हटने लगी और प्राइवेट सेक्टर को आगे करने लगी। उसके अलावा ग्लोबलाइजेशन यानी जो हमारी अर्थव्यवस्था वो दूसरे देशों के साथ व्यापार करने लगी, जिससे जो एक वैश्वीकरण की हम बात करते हैं यानी ग्लोबल गांव की जो कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे फुलफिल होने लग गया। उसके अलावा इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, यानी जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई थी 1991 में, उसका प्रभाव क्या पड़ा। तो इससे क्या हुआ कि जो कंपटीशन है यानी प्रतियोगिता है, जो कंपटीशन बोलते हैं वो इंक्रीज होने लगे। दूसरा है कि डिमांड है वो कंज्यूमर की वो बढ़ने लगी। उसके अलावा जो टेक्नोलॉजी का इन्वायरमेंट है वो धीरे धीरे क्या रैपिडली चेंज होने लगा। उसके अलावा जो नेसेसिटी है वो चेंज होने लगी लोगों की। उसके अलावा जो डेवलपमेंट ने ह्यूमन रिसोर्सेज का उसकी हमें जरूरत पड़ने लगी। उसके अलावा मार्केट ओरिएंटेशन होने लगा। उसके अलावा जो लॉस ऑफ बजट सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर, यानी अभी हमने बात की कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो पब्लिक सेक्टर को जो बजट है उसमें जो सपोर्ट किया जाता है वो धीरे धीरे कम होने लगे। यानी सरकार धीरे धीरे अपने सेक्टर यानी पब्लिक सेक्टर उसको कम करी और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने लगी। एक्सपोर्ट अ मैटर ऑफ सर्वाइवल, तो आप देख सकते हैं ये कुछ प्रभाव पड़े थे इंडियन इकोनॉमी पर। तो इस तरह से हमें ये खबर देखनी थी। अब हमारा जो विश्लेषण है वो तो यही समाप्त होता है और अंत में हम जिन लोकेशन की हमने बात की थी उनको गूगल मैप पे देख लेते हैं। तो ये हमारा प्यारा भारत हो गया। तो हम सबसे पहले चलेंगे मिस्र। तो मिस्र में चलना है तो हम चलते हैं मुंबई से। तो मुंबई से हमने एक जहाज पकड़ा। अब जहाज अरब सागर से होते हुए अदन की खाड़ी से होते हुए बाप अल मंडाब से होकर निकलेगा। तो आप यहाँ पर देखिए जो संधि है उसे क्या बोलते हैं, बाप अल मंडाब की स्ट्रेट कहते हैं। अब ये किसको जोड़ रही है, तो ये रेड सी को और अदन खाड़ी को जोड़ रही है। किसको अलग करी, तो जिबूटी को और यहाँ पर आप यमन देख पा रहे हो, इन दोनों के बीच में अवस्थित है। यहाँ पर आप इरिट्रिया की लोकेशन को देखिए, सोमालिया की लोकेशन को देखिए। जैसे हम लाल सागर में आगे बढ़े तो हम मिस्र पहुंच गए। अब मिस्र में आप यहाँ से इंटर कर सकते हैं, या तो हर गदा से इंटर कर सकते हैं, या तो क्यूसीट से इंटर कर सकते हैं, या पोर्ट गेलिप से इंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास चॉइस है कि आप मिस्र में कहीं से भी इंटर कर सकते हैं। अब आप मिस्र की सीमा को देखिए, तो पश्चिम में लीबिया से, दक्षिण में सूडान से, उत्तर में भूमध्य सागर से, उसके अलावा पूर्व में लाल सागर से, और उत्तर पूर्व में आप देखिए तो आपकी सीमा इसराइल से और गाजा स्ट्रिप के थ्रू फिलिस्तीन से इसकी सीमा लग रही है। अब आप इसकी राजधानी को देखिए तो कायरा इसकी राजधानी दिख रही होगी, न्यू कायरा वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा होगा। अब आप यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर आपको गिजा अवस्थित दिखाई देगा। उसके अलावा आप यहाँ पर जो शर्म अल शेख है उसकी लोकेशन को देखिए, जहाँ पर COP27 की बैठक आयोजित होने वाली। स्वेज की खाड़ी, अकाबा की खाड़ी और ये रेड सी है, तो इन तीनों की जो सीमाएं यहीं पर मिल रही है। उसके अलावा आप यहाँ पर सिनाई प्रायद्वीप को देखिए, अलेक्जेंड्रिया पोर्ट को देखिए। उसके अलावा यहाँ पर महत्वपूर्ण पोर्ट को भी देख सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको नील नदी दिखाई दे रही है। आप यहाँ पर लेक नासिर को देखिए आप। उसके अलावा यहाँ पर आप आसवान डैम को देखिए, तो यहाँ पर आपको आसवान डैम में वो दिखाई दे रहा होगा कि किस नदी पर अवस्थित है, तो नील नदी पर अवस्थित है, तो ये दिखाई दे रहा होगा आपको। उसके अलावा आप आइए अब इसका फिजिकल मैप में देखने का प्रयास कीजिए, तो आप देख पाएंगे कि इसका जो ज़्यादातर क्षेत्र है वो रेगिस्तान वाला क्षेत्र है। इसकी ज़्यादातर जनसंख्या है वो नील नदी के किनारे ही अवस्थित है, क्योंकि ये क्षेत्र तो एक तरह से रेगिस्तान या उपसहारा वाला क्षेत्र हो जाता है, जहाँ पर जो रहने लायक कंडीशन है वो बहुत ही विपरीत है या बहुत ही प्रतिकूल है। तो इस तरह से हमें मिस्र के मैप को देखना था। अब हम पाकिस्तान के मैप को देखते हैं, तो आप पाकिस्तान आइए। तो अब ये आ गए हम भारत। अब भारत से हम पाकिस्तान चलना है, तो पाकिस्तान हम कहीं से भी इंटर कर सकते हैं, गुजरात से, राजस्थान से, इधर पंजाब से, जम्मू कश्मीर से। तो आप इसकी पहले सीमा को देखिए, तो दक्षिण में अरब सागर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इससे होकर गुजर रही है। ईरान और अफगानिस्तान से इसकी सीमा लग रही है पश्चिम की साइड, और उत्तर में इसकी सीमा अफगानिस्तान से लग रही है, अभी हमने देख लिया। और पूर्व में भारत से इसकी सीमा लग रही है। उसके अलावा आप देखिए कराची, हैदराबाद, ग्वादर को देखिए, ये आप सिंधु नदी को देखिए, मुल्तान को देखिए, फैसलाबाद को देखिए। उसके अलावा लाहौर को देखिए, रावलपिंडी को देखिए, इस्लामाबाद इसकी राजधानी होगी, पेशावर को देखिए। उसके अलावा आप देख पा रहे होंगे कि ज़्यादातर जो इसकी जनसंख्या है वो जो इंडस वैली है उसी के किनारे अवस्थित है। उसके अलावा यहाँ पर बलूचिस्तान का पठार है, तो अब इसी को फिजिकल मैप पे देखिए, तो आपको सुलेमान रेंज दिखाई दे रही होगी, ये बलूचिस्तान का पठार दिखाई दे रहा होगा।
ऊपर आइए आपको हिंदू कुश दिखाई दे रही होगी, काराकोरम और हिमालय दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पर आप जो खैबर दर्रा उसको भी देख सकते हैं कि वो अपना कितना रोल निभाता है इतिहास को बदलने में। अब ये खैबर दर्रे की जो इमेज है वो दिखाई दे रही है यहाँ पर, तो आप खैबर इमेज है उसकी देखिए खैबर दर्रे की। तो इतिहास में हम देखते हैं कि जो खैबर दर्रा वो कितना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहीं से जो विदेशी आक्रांत है वो बार बार इंटर करते थे। अब यहीं से क्यों इंटर करते थे, उसके अलावा एक और भी दर्रा था, तो वो दक्षिण में था। तो अब यहीं से इंटर करते थे, क्योंकि इसके उत्तर से इंटर क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हिमालय वाला क्षेत्र आ जाता है जो उनके बीच में एक रोड़ा बना हुआ था। तब उनको एक खैबर दर्रा ही दिखा, क्योंकि उस समय ऐसी टेक्नोलॉजी तो थी नहीं कि आप हिमालय को भी पार करके आ सकते हैं। यानी जो आज की टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, यानी एरोप्लेन की बात करते हैं, वायुयान की बात करते हैं, ट्रेनों की बात करते हैं, या अन्य सुविधाओं की बात करते हैं, तो उस समय ऐसी तो कोई योजना थी नहीं या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, तो वो इसी के थ्रू इंटर करते थे। तो इस तरह से आपने इसकी इमेज देखी। अब यहाँ पर आप फिजिकल में आकर इसकी इमेज को देखिए। अब आप 3D में इसकी इमेज को देखने का प्रयास कीजिए तो आप देख पा रहे होंगे। तो आप यहाँ पर देखिए एनालिसिस कीजिए, यानी मतलब एक फील करने का प्रयास कीजिए इसको। तो आपको इधर देखिए आपको पर्वत दिखाई दे रहे होंगे, पहाड़ियाँ दिखाई दे रही होगी बड़ी बड़ी, और बीच में आपको एक समतल मैदान दिखाई दे रहा होगा। तो इसी से जो इंटर करते थे विदेशी आक्रांता। अब आप देखिए ये किस तरह से बीच बीच में छोटी छोटी जो खाड़ियाँ हैं, यानी खाइयों से होते हुए जो विदेशी आक्रांता वो इंटर करेंगे। तो कुछ अफगानिस्तान से आएंगे, कुछ तुर्कमेनिस्तान से आएंगे, कुछ सेंट्रल एशिया से आएंगे, कुछ टर्की से होते हुए आएंगे। तो इस तरह से हमें जो खैबर दर्रा उसको भी देखना ज़रूरी था। तो इस तरह से हमें इसके मैप को देखना था। तो जो हमारा एनालिसिस है वो यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।